यूएस तो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। और ये जो लेक्चर होगा ये वन शॉट वीडियो टाइप में होगा, ये नहीं है कि फुल फ्लैज बिल्कुल डिटेल में हो। तो आप लोग ऐसी उम्मीद मत करना कि मैं पूरा इसमें मतलब ये पूरा वीडियो नहीं है, ये शॉर्ट वीडियो ही है। तो हम लोग बात करें कि क्या क्या असर होता है, क्या क्या रोल होता है एक्सटर्नल स्टेट का। जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे पाकिस्तान हुआ या फिर चाइना हुआ या दूसरी कंट्रीज हुई। तो अब हम लोग बात करें कि बहुत सी कंट्रीज है दुनिया भर में। अभी का नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है कि जो पड़ोसी देश होते हैं वो आक्रमण करते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, इंसर्जेंसी कराते हैं या फिर कुछ अराजक तत्व दुनिया में होते ही ऐसे हैं जिनका काम ही है कि भैया दूसरों को गिराना। तो फिर ऐसी अलग अलग कंट्रीज करती रहती हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र ने अपनी किताब कौटिल्य ने अपनी किताब में लिखा था। जैसे चाणक्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वही सारा सीन रहता है। तो कैसे कैसे वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट करते हैं, हम लोग उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब बढ़ते हैं अपने मेन पोर्शन की ओर। तो हम लोग बात करें कि हम लोग बस वही है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैलेंजेस पोस्ट बाय देम। तो थ्रेट्स अराइजिंग फ्रॉम देम। तो क्या क्या चैलेंजेस पोस्ट करते हैं हमारे लिए वो, और क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारे लिए उनके लिए, मतलब वो उन लोगों के लिए कि वो लोग क्या हम लोग के लिए लेके आएंगे। जैसे कि हम लोग बात करें अभी फिलहाल में कुछ शायद 1 साल हो गई है, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। ये 1 साल हो गई है कि पिछले साल 2023 में इंसर्जेंसी मची हुई थी, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। तो यही सारा सीन है। और हम लोग बात करें पहले हथियार निकाल लूँ। तो हम लोग बात करें कुटिल्या के बारे में आपको पहले बता दूं कि जो यूपीएससी होता है उस यूपीएससी में कुटिल्या अर्थशास्त्र की एक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। मतलब कि मतलब उसको रिकमेंड किया जाता है पढ़ाने के लिए कि भैया कुटिल्या अर्थशास्त्र पढ़नी चाहिए। तो कुटिल्या कौन थे हमें पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपने वो ने एंशियंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। तो उसके एक वो है, मौर्य जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके टीचर थे कौटिल्य। तो उन्होंने जो वॉर होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको लेकर बहुत अच्छी अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो उसी बुक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो हम लोग बात करें कि कौटिल्य ने अपनी किताब में लिखे हैं 4 प्रकार के खतरे बताए थे एक किसी भी राज्य को हो सकते हैं। तो फिर वो क्या हो सकते हैं, सबसे पहले इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडेड इंटरनल, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। तो सबसे पहले इंटरनल तो आपको पता ही होगा, अंदरूनी खतरे क्या क्या है कि भैया लोग खुश नहीं है दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। एक्सटर्नल दूसरी कंट्रीज जो चाहती हैं अटैक करना है लगती है, जैसे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान हो गया, फिर दूसरी कंट्रीज हुई। तो मैं किसी भी कंट्री का बेफिजूल में नाम नहीं ले रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं वहाँ से, इस वजह से ले रहा हूँ। मेरी कोई चीज़ हेट नहीं है किसी कंट्री से। और तीसरा होता है एक्सटर्नली एडेड इंटरनल, और चौथा होता है इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। तो इसमें होता है क्या इन दोनों में कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी पड़ोस की कंट्रीज होती हैं, जैसे कि हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, या फिर हम लोग बात करें कि छोटा नागपुर की हम लोग बात करें, तो वहाँ पे बहुत बार रेविलियंस होते हैं हमारे। तो उन्हें बेसिकली क्या किया जाता है, फंड किया जाता है वहाँ से, उनसे दूसरी कंट्रीज के थ्रू उनसे कहा जाता है कि आप लोग तो बस हथियार उठाइए, पैसा हम देंगे आपको, और बस आप इंसर्जेंसी बचाइए। तो ये सारा सीन रहता है। और इवन कि आप लोगों ने एशियन हिस्ट्री के अंदर देखा होगा कि जब यहाँ पे इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत चलती थी, तो क्या हुआ था कि बाबर को बुलाया गया था। बाहर यहाँ के जो मंत्री वगैरह थे यहाँ के उस समय के, उन्होंने बाबर को बुलाया था अटैक कराने के लिए, लोधी डायनेस्टी को हटाने के लिए। तो ऐसे कुछ थ्रेट्स बनते हैं। आपको ये मैंने एग्जांपल दे दिया एशियन हिस्ट्री का, पर यहाँ का नहीं था। पर ये चारों खतरे हर एक एंशिएंट हिस्ट्री हो चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, कुछ भी करके हो, ये 4 थ्रेड तो हमेशा ही हमेशा लगे रहते हैं। चाहे कौटिल्य का समय हो, चाहे अभी का समय हो, और चाहे आने वाला समय हो, हमेशा ये रहेगा ही रहेगा। क्या-क्या खतरे होते हैं हम लोग उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अब। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या-क्या थ्रेट हो सकते हैं, हम लोग पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो अब
इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल समझ जाता हूँ। तो मान चलिए कि आप हैं, आपके पास आपका कोई मतलब कि आपका कोई दुश्मन है, बगल में रहता है आपके और उसके बगल में दूसरा मतलब पड़ोसी है, वो भी आपका दुश्मन है और दोनों के पास बंदूकें हैं। अगर आप उससे कुछ बोलेंगे भी तो आपके पास जब पावर नहीं है, तो उन दोनों के पास पावर है, तो वो आपको गोली नहीं मार देंगे। आप चाहे जितने बड़े स्मार्टनेस बने रहिए, चाहे आपके पास जितना धन हो, संपदा हो, उनके पास गोली है, वो आपको मार देंगे। तो इसी प्रकार उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है भैया पाकिस्तान और चाइना के पास, तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करता है। और देखते हैं मिलिट्री असर्टिवनेस एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। तो अब जो चाइना क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के बारे में आपको नहीं पता हो, तो जो चाइना है वो क्या करता है, अलग-अलग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया के आस-पास है, वो इंडिया के आस-पास क्या बनाता है, एक स्ट्रिंग जैसा एक हम लोग बात है स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना देता है, जैसे कि मालदीव्स हुआ, पाकिस्तान हुआ। तो इनके हम लोग बात करें, इन्हें बहुत सारा लोन दिया और इनको हम लोग बात करें एक पैरासाइट की तरह इस्तेमाल करने लगा, यानी कि इनके ऊपर रहने लगा और क्योंकि इतना लोन दे दिया, आपके पास कुछ है भी नहीं अब देने के लिए और अब आपको हम लोगों की बात माननी पड़ेगी, मतलब चाइना की बात माननी पड़ेगी उन लोगों को। तो अब वो क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी ऐसा बना देंगे और मिलिट्री अब मतलब कि एक तरीके से इंडिया के लिए थ्रेट है कि अब अगर वो लोग सब चाहें तो इंडिया को घेर के चारों तरफ से अटैक कर सकते हैं। ऐसा उनका कुछ मानना है स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी के अंदर। और पाकिस्तान मिलिट्री रूल बीनीथ द नोज ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। तो जो पाकिस्तानी मिलिट्री आर्मी का रूल है, तो उससे उससे प्रॉब्लम होती है और क्या एंटी इंडिया सेंटीमेंट इन नेपाल एंड बांग्लादेश। तो एंड जो इंडिया में सॉरी बांग्लादेश और नेपाल में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं। जैसे कि हमें पता है कि उन लोगों को बिग ब्रदरली सिंड्रोम के बारे में सुना होगा आप लोगों ने कि जो वहाँ पे दूसरी जो आस-पास की हमारी नॉर्थ ईस्टर्न के पास में दूसरी कंट्रीज़ है जैसे कि नेपाल हुआ, भूटान हुआ। तो जब आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें इसको डर लगा रहता है, जैसे कि इंडिया ने सिक्किम के साथ किया था कि उसे इन लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसे सिक्किम को अपने अंदर घुसा लिया, वैसे ही हमें भी हम अपने अंदर क्या कर लेंगे, इनकलकेट कर लेंगे ये, मतलब कि अपने अंदर ऐड कर लेंगे, तो उनको ऐसा डर लगा रहता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत एंटी इंडियन सेंटीमेंट उन लोगों के बीच में पनपता रहता है, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में। इस वजह से वो चाइना की तरफ थोड़ा झुकाव में रहते हैं। तो और तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका का फिशरमैन इश्यू तो भैया हर साल सामने ही आता है। अभी कुछ दिनों शायद पिछले मंथ में शायद एक न्यूज़ आई थी 2024 में कि वहाँ पे शायद किसी को अरेस्ट कर लिया गया था इंडिया की तरफ से और वहाँ पे 3-4 बार शायद इस हफ्ते में भी न्यूज़ आ चुकी है वहाँ के लेकर। तो और क्या है अगला, द एंग्जायटी ऑफ भूटान टू मूव मोर क्लोजर टू चाइना। तो भैया भूटान चाइना की तरफ ज़्यादा क्लोजर हो रहा है। इवन की अगर अब मैं ये तो पुराना डेटा लिखा है इसमें और इवन की अभी बात करूँ तो इंडिया अभी तो फिलहाल में काफ़ी अच्छे रिलेशन चल रहे हैं भूटान के साथ। इवन की वहाँ पे एक सिटी डेवलप कराने के बारे में वहाँ के जो रूलर्स हैं वो सोच रहे हैं कि वहाँ पे शायद एक मुझे सिटी का नाम तो याद नहीं आ रहा, पर वहाँ पे एक सिटी डेवलप होने वाली है और उसका फंडिंग इंडिया कर रही है। और वो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसा वो चाइना से ना लेना पड़े। काफ़ी थोड़े बहुत अच्छे रिलेशन हैं अभी भी। और हम लोग बात करें इल्लीगल इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश टू क्रिएट एथनिक इशू इन नॉर्थ ईस्ट। तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स आते रहते हैं बांग्लादेश से, तो वो एथनिक इश्यूज़ क्रिएट करते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो अब बेसिकली 2024 की बात की जाए तो वहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि शेख हसीना की जो सरकार थी 2024 में हटा दी गई है और प्रेज़ेंट वहाँ पे इंटरिम सरकार है। तो वहाँ पे इवन की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, जैसे हिंदूस हुए या फिर दूसरे हमारे धर्म के लोग हुए जैसे क्रिश्चियन वगैरह हुए, तो इन लोगों के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं बहुत सारे वहाँ पे। और इवन कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट किए थे कुछ समय पहले। तो ये तो थे हमारे क्या, ये हमारे थे एक्सटर्नली एडिटेड, मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ-साथ क्या-क्या हमारी पंगे चल रहे हैं, क्या-क्या थ्रेट्स हैं इंडिया को, वो हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग देखेंगे, अब क्या-क्या फेस कर रहा है और भी थोड़ी बहुत चीज़ें इंटरनली देखेंगे, इंटरनली क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी तक हम लोगों ने देखे थे एक्सटर्नल स्टेट हमारे ऊपर क्या-क्या थ्रेट पोसेस कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स क्या-क्या हमारे ऊपर जो थ्रेट्स हैं वो पोज़ करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, सेपरेशन इन जम्मू कश्मीर में उनका हाथ लगा रहता है, इंसर्जेंसी होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, टेररिज्म इन हिंडरलैंड हो रहा है, कम्युनलिज्म फैल रहा है, काउंटरफिट करेंसी हो रही है, ह्यूमन आर्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है। इवन की ड्रग ट्रैफिकिंग की अगर बात करूँ तो कल ही न्यूज़ में आया था, मैंने कल का न्यूज़पेपर देखा था तो उसमें
गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात की थी, तो आप लोगों को जैसे पता हो कि इंडिया के ऊपर इन जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हम लोग बात करें कि जो ड्रग्स की प्रोडक्शन होती है वो अफ़गानिस्तान ट्रायंगल क्वोशिएंट या फिर उसका नाम क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। एक तो होता है गोल्डन ट्रायंगल और दूसरा होता है ट्रायंगल ऑफ क्वोशिएंट ऐसी कुछ नाम है उसका। यानी कि यहाँ पे हमारे इधर इंडिया का मैं एक तरीके से यहाँ पे मैप अगर मैप तो नहीं बना रहा मैं यहाँ पे बता दे रहा इंडिया का यहाँ पे है और यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो पूरी दुनिया भर में उसकी ड्रग्स की और दूसरी होती है अफगानिस्तान साइड्स में तो यहाँ पे दुनिया भर की ड्रग्स की प्रोडक्शन होती है तो यहाँ पे इलीगल तो तरीके होते हैं उससे क्या होती है इंडिया के इंडिया भी छूता मतलब दूर नहीं है तो यहाँ से सी पोर्ट से भी जाता है थोड़ा बहुत माल इवन की कल ही न्यूज़ आई थी कि ईरान का कुछ आई थिंक 700 किलोग्राम कुछ वो ड्रग्स पकड़े गए थे इंडिया के अंदर कि चुपके से बच के भागने की कोशिश कर रहा था और धीमे-धीमे उन्होंने पकड़ लिया। और ऐसे ही बहुत सारे हम लोग बात करें चैलेंजेस आते रहते हैं। और हम लोग बात करें कि ये एक की टर्म है जिससे हम लोग बात करें इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स को हम लोग याद कर सकते हैं। इसका नाम है एनसीसी डिच इसको हम लोग एनसीसी डिच करके हम लोग पूरा पूरा वो याद कर सकते हैं कि क्या-क्या हमारे इंटरनल थ्रेट्स होते हैं। जैसे कि एन से नक्सलिज़्म कम्युनिज़्म, काउंटरफ्लिट काउंटरफ्लिट मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट टेररिज्म और साइबर क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये क्या होता है की टर्म होता है इसकी वजह से हम लोग याद कर लेते हैं इसे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो बस इस लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद है कि समझ में आया हो और मैंने जितनी भी इसमें किसी के खिलाफ अगर हेट स्पीच दी हो तो फिर वो मेरा कहने का मतलब नहीं था क्योंकि मेरी दिक्कत किसी भी स्टेट या किसी भी धर्म या किसी भी लोगों से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है मुझे और वो केवल मुझे टॉपिक था इसलिए पढ़ाना पड़ा। थैंक यू।